वेलकम। वेलकम। मैं आपको आपसे मुखातिब होता हूँ, एक सेकंड, इसके थ्रू। ठीक है। नमस्ते, नमस्ते। क्या हाल चाल? ये थोड़ा बेटर है ना, मैंने थोड़ा सा कैमरा पोजीशन चेंज किया है। ठीक है। तो ऐसे 90 डिग्रीज ऐसे शिफ्टेड रहता था, तो लाइट जो है, इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स है, थोड़ा सा समझिए, मजा आएगा। तो ये फ्रंट कैमरा है, तो लाइट ऐसे पड़ती थी, तो मेरी परछाई मेरे बैकग्राउंड लाइट को, बैकग्राउंड के लाइट को ज्यादा कंट्रास्ट में दिखाती थी, और मेरे ऊपर पड़ने वाली रोशनी टकरा के पड़ती थी तो कम पड़ती थी। राइट। अभी क्या हो रहा है कि दिस इज द कैमरा एंड दैट इज द लाइट। तो वहां से लाइट रोशनी पड़ के आप तक जा रही है। तो यही है ना? इट्स बेटर। राइट। इसके बारे में वीडियो टाइटल देख के ही क्लिक किया होगा। तो इस बारे में है कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई फियर्स। ठीक है। मेरे डर क्या क्या है, क्या है मेरे डर। अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों चंद्र ग्रहण लगा था। ठीक है। लूनर इक्लिप्स। ठीक है। क्यों लगता है चंद्र ग्रहण? यही यही जो फिजिक्स हमने डिस्कस की ना अभी, यही फिजिक्स होती है एट द लेवल ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। मून जो है, जब धरती मून और सन के बीच में आ जाती है तो धरती की परछाई पड़ने लगती है मून पे, और इस कारण से लूनर इक्लिप्स होता है। ठीक है ना? तो इसी से रिलेटेड है मेरा पहला डर। ठीक है। अ, बचपन में एक चीज थी जिसको हम लोग कहते थे, वो थी, मुझे भी थी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक, और क्या कहते हैं उसको, आर्थिक असुरक्षा। हम लोग लोअर मिडिल क्लास घर से आते हैं, तो एक आर्थिक असुरक्षा रहती है कि भाई पैसे कमा पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता था कि, मतलब मुझे एक अजीब किस्म का डर था, मुझे लगता था कि यार मुझे पैसे कौन देगा। बचपन में, बचपन का दिमाग होता है ना, तो मुझे लगता था कि भाई मुझे पैसे कोई क्यों देगा। व्हाट इज गुड इन मी दैट आई शुड गेट मनी, है ना? तो इसी पे ओवर थिंक करते रहते हैं लोग, या अंडर थिंक करते रहते हैं, तो ये एक इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाती है। और इसी कारण से इंसान जो है अपना मोरल हाई पॉइंट खो देता है। जो लोग, मैं कोशिश करूंगा इसको 5 मिनट में निपटाने का। कल भी मैंने 5 मिनट बोल के आधा घंटा बोला था। आधा घंटा नहीं बात करना, कम बात करना, मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक है। देखते हैं कितना बनता है। तो लोग अपना मोरल हाई ग्राउंड खो देते हैं। ठीक है। तो एक सबसे बड़ी चिंता जो मेरी ये है, वो है कि ये जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है ना, अब उतनी नहीं है। भले कि अभी भी मैं अनएम्प्लॉयड ही हूँ, लेकिन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं। ठीक है। कोई भी जरूरत होती है पूरी हो जाती है, और एक विश्वास है कि अब तो इतना स्किल है कि कोई ना कोई पैसे दे ही देगा, कोई ना कोई काम मैं कर ही सकता हूँ। तो वो जो बचपन वाला इरेशनल फियर था ना, तो ये एक इरेशनल फियर है। सारे फियर इरेशनल ही होते हैं, कुछ रैशनल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 12 तारीख को मेरा एसएससी का एग्जाम है, बिल्कुल है। अब उसके लिए अगर मैंने इनफ प्रिपरेशन नहीं की है और भय लग रहा है, और स्टेक पर कुछ है, से तो स्टेक पे कुछ नहीं है, लेकिन स्टेक पे कम से कम आपका परफॉर्मेंस तो है। अगर आपने कोई कमिटमेंट की है, आई लुक लाइक आपने कोई कमिटमेंट करी है, जैसे मेरा मानना है कि किसी काम को शुरू करने से पहले दो चीजें आपके हाथ में होती है। एक, इंटेंट, कि आप किस माइंडसेट से वो काम करना चाहते हो, और वो काम करने की का डिसीजन। ठीक है। इफ यू नो यू नो। ठीक है। तो रुकिए, इसको ना थोड़ा सा फोकस मोड ऑन कर ले, तब ढंग से बात होगी। चलिए, आई होप कि ये
मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? ये सब भय भी है थोड़ा थोड़ा, पता है। जो छोटे छोटे भय, पैरानोया तो चलता ही रहता है, इसको जीवन का पार्ट है। अ, मेरी आवाज आपको बिल्कुल आ रही होगी, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, हम जो जैसे बात करते हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अ, कोशिश क्या करता हूँ, अब तो नेचुरल हो गया है, मैं आई कांट प्रिटेंड। अब प्रिटेंस तो होता ही नहीं है, मैं जो हूँ सो हूँ। वो जिसके सामने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने भी ऐसे ही रहूंगा। वो तो भेद मिट गया कब का। तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो हम लोग के जो फियर्स होते हैं ना, वो हमारे हाथ में, जब कोई काम हम लोग शुरू करने जाते हैं तो उस काम को करने का इंटेंट क्या रहने वाला है, और उस काम को करने का डिसीजन हमारे हाथ में है कि ये करना है, कितनी इंटेंसिटी से करना है, ये सब हमारे हाथ में रहता है। अब उसके बाद दो चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती। वो क्या है? इन दोनों चीजों के इफेक्ट्स। इंटेंट का इफेक्ट क्या होगा? इंटेंट का इफेक्ट होता है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो कि रिजल्ट से आने वाला है। दो चीजें हमारे हाथ में है, इंटेंट और डिसीजन टू डू द वर्क। अब इंटेंट का रिजल्ट है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड, जो उसके रिजल्ट से आएगा, उस काम को करने से आएगा। और दूसरा कि वो रिजल्ट खुद, तो रिजल्ट खुद हमारे हाथ में नहीं है, तो वो किसके हाथ में है? इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज के हाथ में। मल्टीपल लोग हर जगह से अपना अपना काम कर रहे हैं, मल्टीपल काउजल लिंक्स स्टैब्लिश होती जा रही हैं, है ना? किसी का किया हुआ काम मुझे इफेक्ट कर रहा है, मेरा किया हुआ काम किसी को इफेक्ट कर रहा है, नेचुरल प्रोसेसेस चल रही हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। एक रैंडम नंबर जनरेटर की तरह ये काम कर रही है, और उसमें से एक रैंडमली एक नंबर जनरेट हो जाता है, और वो मान लीजिए कि आपका एक लकी ड्रॉ खुलने के जैसा है। तो तो ये जो डिसीजन है किसी काम को करने का, वो तय करता है कि वो काम आप कितनी इंटेंसिटी से करेंगे और उस काम का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, और दूसरा, इस रिजल्ट का मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ये इससे तय होता है कि आपने किस इंटेंट से इस काम को शुरू किया था। अगर आपका इंटेंट ही यही था, जैसे मैं कुछ दिन पहले किसी से डिबेट कर रहा था, वो कह रहा था कि ये वैसी बात नहीं होगी कि आप पहाड़ चढ़ने गए, पहाड़ नहीं चढ़ पाए तो बोल दिए कि अरे अंगूर खट्टे हैं। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो इंटेंट है, आप पहाड़ चढ़ने क्यों गए? क्या आप पहाड़ चढ़ने इसलिए गए क्योंकि आपको उसके हाईएस्ट पीक के साथ ऑब्सेशन था, परवर्जन था कि भाई वहां पे पर्वत पे चढ़ना है? या इसलिए गए क्योंकि चढ़ने में एक आनंद है ना? काम करने में एक आनंद है ना? अब उस आनंद का एक साइंटिफिक बेसिस हो सकता है, या अपनी एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। साइंटिफिक बेसिस ये हो सकता है कि जब मसल स्ट्रेच होते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो सुकून मिलता है। हो सकता है आप इस कारण से गए, वो मिला, जब मिला एक समय के बाद थक गए, लौट आए। अगर आप एक ऑब्सेस्ड आदमी, और मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो एंड रिजल्ट को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। ठीक है, तो डियोंटोलॉजिकल होना मतलब काम को करना, सिर्फ काम को करने के लिए इतनी समझ, इतनी मैच्योरिटी 99% लोगों में नहीं होती है। इसलिए तो दुनिया पीड़ित है ना, इसलिए दुनिया परेशान है। वो एंड गोल को लेकर के ही ऑब्सेस्ड। तो तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा, तो इंटेंट मायने रखता है कि आपके दिमाग पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप कह रहे हो अगर अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, आप इस कहावत से इसको डिनोट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके शुरू से ही आपका इंटेंट था कि आपको अंगूर खाने हैं, राइट? लेकिन क्या पता वो इंटेंट हुई ना, अंगूर तोड़ने में ही एक आनंद। थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन अंगूर तोड़ने में भी तो आनंद हो सकते हैं। अंगूर खाने में ही एक आनंद होगा क्या? जैसे खाना खाने में ही आनंद है, खाना पकाने में कोई आनंद नहीं है। आप देखिएगा कि हर वो चीज जो डायरेक्टली आप भोग नहीं करते हैं, जबकि आप उसको परोसते हैं किसी को, तो उसमें एक आनंद होता है, एक अलग आनंद होता है। तो खाना पकाने में एक अलग आनंद है, खाना खाने में एक अलग आनंद है। उसी तरह पर्वत की चोटी तक पहुंच के वहां से दुनिया देखने में अलग आनंद है, एक अहंकार की पुष्टि है, उसी का आनंद है। और एक आनंद है उस प्रोसेस के थ्रू गुजरने का, कि मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है, अब वो क्यों है?
किसी और दिन जाएंगे। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिबेट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन फिलोसफी, उसकी डिबेट है कि इंसान चूंकि एक सब्जेक्ट है तो उसका एक फिक्स्ड फंक्शन नहीं है। तो ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनका एक फिक्स्ड फंक्शन होता है। अब ये लैपटॉप है, इसका एक फिक्स्ड फंक्शन है। फोन है, उसका एक फिक्स्ड फंक्शन है। ईयरफोन है, उसका एक फिक्स्ड फंक्शन है। लेकिन मेरा एक फिक्स्ड फंक्शन नहीं है, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। तो जब मैं पर्वतारोही होता हूँ तो पर्वतारोही होने का आनंद होता है कि अभी मैं पर्वतारोही हूँ। होने का आनंद सिर्फ सब्जेक्ट उठा सकता है। जो जिंदा है उसी को होने की अनुभूति होती है। जो जीवित नहीं है, ये लैपटॉप जीवित नहीं है, इसको जिंदा होने की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। तो ये बात है। खैर, हम लोग चले गए दूर। ये तो पक्का 10 मिनट में खत्म नहीं हो रहा है मुझे पता है। तो पहला फियर मेरा यही है कि कहीं मैं जीवन भर एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल तो नहीं, अ, एक इस तरह के फियर में ना डूबा रहूं कि जैसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो है वो अब धीरे धीरे दूर हो गई है। मीडियोकर तो मुझे रख नहीं पाओगे। मैं, वो एक शेर है किसी का कि वसीम बरेलवी का ही है शायद, अ, या बशीर बद्र का, भूल रहा हूँ, कि जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, अ, चिराग का कोई अ, अपना मकान नहीं होता, ऐसा कुछ। तो वही हाल है मेरा। मुझे मुझे रोक नहीं पाओगे आप। मैं मैं जहां रहूंगा वही रोशनी, मुझे मीडियोकर नहीं रख पाओगे। और भूखे तो नहीं मरेंगे, है ना। तो इसका डर नहीं है। डर इसका है, जैसे मैंने चंद्र ग्रहण की बात की, वो जो एक साइकोलॉजिकल और नॉलेज के लेवल पे एक इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी है ना, वो मेरे चारों ओर है। वो अमीर लोगों में भी है। अलग अलग किस्म के सुपरस्टिशन, अलग अलग किस्म के अंधविश्वास, अलग अलग किस्म की मान्यताएं, है ना, उससे घिरे हुए हैं लोग, और उसको जस्टिफाई करते हुए लोग कि नहीं हमारा कल्चर है, नहीं हमारा इसका कोई रोल था हमारे जीवन में, इस तरह की फालतू बकवास। इसको इसको जस्टिफाई करते हुए लोग मेरे आसपास हैं, हमेशा से रहे हैं। मैं बस डरता हूं कि मैं एक दिन खुद भी समझौता करके ऐसा ही हो जाऊंगा। समझ रहे हो? पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो मानसिक गरीबी है, जो अंधविश्वास और मान्यताओं में मानने को विवश होती है, जो उल्टी सीधी बातों को स्वीकार कर लेती है, अपनी जो क्वेश्चनिंग की फैकल्टी है, आपका जो दिमाग है उसको एकदम स्विच ऑफ कर लेते हैं, इसलिए ताकि आपको सोसाइटी में फिट होना है। मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं ऐसा हो जाऊंगा इन लोगों के जैसा। ये मेरा पहला डर है, इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी। दूसरा डर ये है कि दूसरा डर है मेरा बुर्जुआ हाउस होल्ड। ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है कि हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली होगी तो उसमें और लोग होंगे, इनके मुद्दे ही खत्म नहीं होते हैं। द इश्यूज दैट दे फाइट ऑन, बेसिकली द फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन टू सस्टेन कॉन्फ्लिक्ट, मेरे हिसाब से। ठीक है। इनके इश्यूज भी खत्म नहीं होते, इनकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कम्युलेटिवली बढ़ती जाती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो फाइनेंशियली इनसिक्योर है अंदर से, वो आपको भी फाइनेंशियली इनसिक्योर करके ही मानेगा। ऐसा लगता है जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन में एक आदमी अगर अशांत है तो वो अपनी अशांति को बिना दूसरे को दिए हुए सुकून से रह ही नहीं सकता है। समझ रहे आप? तो मुझे फैमिली इंस्टीट्यूशन का बड़ा डर है। मुझे लगता है कि ये तो बड़े विचित्र लोग हैं। वन ऑफ द रीजंस मुझे कोई इंस्टीट्यूशंस पसंद नहीं आते। मैं आइसर गया, मैं चला आया, क्योंकि वहां एक तरीके से आपको कंडीशन किया जाता है, वहां एक तरीके से आपको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जाता है। आप कुछ चीजों को सही और कुछ चीजों को गलत मानने लगते हैं। फैमिली इंस्टीट्यूशन भी ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है, ये कोई अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसमें ये कोई सेक्रेड या नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसमें आपको एक तरीके से कंडीशन किया जाता है। उनके दुख आपके दुख बन जाते हैं, उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, अगर जमीन विवाद है किसी परिवार में, तो वो जनरेशन दर जनरेशन बढ़ता चला जाता है। और मुझे लगता है कि यही रह जाएगा जीवन। यही ये चिंदी दो चार पैसों के लिए और दो चार जमीन के मुद्दों के लिए मैं झगड़ता रहूंगा। सबसे बड़ी समस्या है ये।
तो जो बुर्जुआ हाउस होल्ड का जो नरक है, ठीक है, कि उस फैमिली में किसी की सोच डिसेंट अलाउड नहीं है, इंडिपेंडेंट थॉट अलाउड नहीं है, कुछ भी चीज जो आजादी को मारती हो ना, जैसे मेरा पहला डर था वो इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी को लेकर के था, फाइनेंशियल पॉवर्टी को नहीं था, फाइनेंशियल पॉवर्टी होगी ही नहीं, मुझे कैसे रखोगे गरीब, तुम मेरे इस आदमी को तुम रखोगे गरीब, नहीं, संभव नहीं है। दूसरा कि बुर्जुआ हाउस होल्ड है ना, ये जो परिवार का सिस्टम है वो ऐसा है कि एक आदमी अपने भय को दूसरे को प्रोपेगेट करके ही रहता है, अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकाल के ही दम लेता है, ठीक है। तो और इस चक्कर में क्या होता है कि एक क्यूमुलेटिव पागलपन, एक पागलपन जो आपका शेयर्ड है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, आप किस बात में खुश होंगे, किस बात में दुखी होंगे, और आपको अपने परिवार वालों का साथ देना ही है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक मेथोलॉजी है, एक ग्रंथ है हमारा रामायण, ब्रिलियंट ग्रंथ, उसको अगर आप पढ़ो, उसमें एक कैरेक्टर है विभीषण का। विभीषण ने क्या गलत काम किया? आई रियली लाइक विभीषण। विभीषण इनफैक्ट वो आदमी है जिसने फैमिली इंस्टीट्यूशन के मोरालिटी को तोड़ दिया। उसने बोला कि मैं अपने भाई का साथ नहीं दूंगा क्योंकि मेरा भाई अधर्मी है, मैं उस व्यक्ति का साथ दूंगा जो मेरे भाई के खिलाफ है लेकिन सत्य के साथ, राम का साथ दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन इस देश की मानसिकता देखिए कि आज भी ये लोग विभीषण को बुरा बोलते हैं। ये है समस्या इस देश की। यहाँ पारिवारिक पक्षवाद, परिवारवाद तो इनके डीएनए में है, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि मेरे परिवार की विजय होनी चाहिए। आप राजनीति में देख लो, आप समाज में देख लो, आप नेपोटिज्म देख लो, भाई भतीजावाद देख लो, क्योंकि ये विभीषण के खिलाफ लोग हैं, इनको विभीषण समझ ही नहीं आता, इनको विभीषण लगता है ये बेवकूफ, ये समझ आता है इनको, ठीक है। तो इनके हिसाब से परिवार में जो भी अधर्म होता हो उसको परिवार के हर मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए, जबकि उसको पता हो कि नहीं ये गलत हो रहा है लेकिन मैं इसको सपोर्ट करूंगा बिकॉज परिवार। लेकिन धर्म तो कभी इस बारे में था ही नहीं, धर्म तो था एक यूनिवर्सल मोरालिटी, ऐसी मोरालिटी जो सबको बराबर देखती हो, समझ रहे। तो दूसरी समस्या है मेरा एक बुर्जुआ हाउस होल्ड का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का डर, फियर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। पहला है फियर ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, दूसरा है फियर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डिफरेंट काइंड्स, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स। एक तो ये भी समस्या है, सिर्फ फैमिली की समस्या थोड़ी है, फ्रेंड्स की समस्या भी है, बचपन से कुछ दोस्त हैं। अब इनके इश्यूज भी फिक्स्ड है मिला जुला के, वही पैसे, समाज, ये वो, हमारी फ्रेंडशिप कैसी है, हमें लंबे समय तक ये वो, और एक कंपटीशन की भावना जो रहती ही है। यहाँ दोस्त कौन है जी, संसार है, आग लगी हुई है पूरे संसार में, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। यहाँ मित्र कौन है? ये तो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए लोग हैं जो एक दूसरे को मित्र कहते हैं, ठीक है। दो स्ट्रेंजर्स ही मित्र हो सकते हैं, जो बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, वो मित्र नहीं हो सकते, वो मित्र शत्रु हैं, मित्र शत्रु हैं। वैसे शत्रु जो प्रॉक्सिमिटी में रहते रहते एक दूसरे की आदत हो गई है और इसलिए अब उन एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते, समझ रहे। तो मुझे ये भी डर लगता है कि जैसे फियर ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन है, तो मुझे फियर ऑफ फ्रेंडशिप इंस्टीट्यूशन भी है कि जीवन भर इन्हीं लोग के साथ रह जाऊंगा क्या मैं, समझ रहे। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन इनके इश्यूज कितने बचकाने हैं, इनको इनको कितना इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ लाया, इनको आइडियाज की तरफ लाया, सत्य अध्यात्म की तरफ लाया, है ना। लेकिन इनके इश्यूज क्या है? वही फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, वही जो फैमिली के हैं, घुमा फिरा के वही है, इमोशनल अटेंशन, है ना। तो यही सब समस्या है। बाकी और कोई समस्या, और कोई समस्या ये है कि जो गांधी जी की समस्या थी, थर्ड समस्या, वो है फियर ऑफ सेल्फिशनेस। गांधी जी कहते थे कि मैं उस आदमी से दया की उम्मीद नहीं कर सकता जिसके पास खुद कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि
यार मैं पब्लिक वेलफेयर की बात करता हूँ, मेरा सोशल पॉलिटिकल पोजीशन पब्लिक वेलफेयर वाला है, सोशलिज्म वाला है, दया करुणा एम्पैथी वगैरह की बात करता हूँ। अगर मेरे पास खुद कुछ नहीं होगा तो मैं इसकी बात कैसे कर पाऊंगा? वो जो मोरालिटी का पोजीशन है, मोरालिटी एक लग्जरी है। मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदारी आप हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग करते हैं समाज में, हम लोग हर किसी से उम्मीद करते हैं ईमानदार रहने की, लेकिन वो जो गरीब तबका है वो कैसे रहेगा ईमानदार? वो ईमानदार रहेगा तो जी नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? मैं रह सकता हूँ ईमानदार, मुझे कुछ इकोनॉमिक लॉस होगा, और जितना भ्रष्ट समाज होता है ना, उतना ही वहां के ईमानदार लोगों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, आजकल तो देखो ईमानदारी कहने को रह गई है, मतलब पीपल फॉर्मली लिखते हैं वहां पे ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार तो कोई है नहीं। और इस सिचुएशन में जो ऑथेंटिकली ईमानदार है, जो सच में ईमानदार है, उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं। ठीक है ना? तो आई फील कि तीसरा जो डर है मेरा वो ये है कि जिन प्रिंसिपल्स में मैं बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, सत्य, ट्रूथ, ऑब्जेक्टिविटी, ये सच में ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं बिलीव करता हूँ। धर्म, धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं, धार्यते इति धर्म, वो जो धारण करने योग्य है, वो जो कर्तव्य है, उसको धर्म कहते हैं। तो इतने चीजों को जो आप, जिसमें आप विश्वास करते हैं, किसी दिन ऐसी सिचुएशंस आ गई जब मैं इनको फॉलो ना कर पाऊं, पालन ना कर पाऊं, तो क्या होगा? है ना? तो ये मेरा तीसरा फियर है, फियर ऑफ लूजिंग माई मोरल ग्राउंड। तीन फियर, फियर ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, दूसरा फियर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, और तीसरा फियर ऑफ लूजिंग मोरल ग्राउंड। एक और फियर है छोटा सा, वो ये है कि देखो सच तो यही है कि ईश्वर नहीं है ना? इफ यू आस्क मी, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ, है ना, कि भाई, और अपने आप से भी पूछो आप, अगर आप थोड़े से भी कॉमन सेंस के आदमी हो, ढंग से अपने आप से पूछो, ईश्वर है ना? आप अहंकार पे ले जाओगे तब आप फिर लड़ाई करोगे कि नहीं नहीं है, आप प्रमाण वमान देने लगोगे, लेकिन सत्य तो यह है कि नहीं है। नहीं है, नहीं था, एक मान्यता थी, खत्म हो गई। आज के डेट में कोई भी ऑथेंटिकली हिंदू नहीं है, ऑथेंटिकली मुस्लिम नहीं है, सब नास्तिक हिंदू, नास्तिक मुस्लिम है। मतलब अंदर से उनको पता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन बाहर से उनकी जरूरत है ईश्वर, नहीं मानेंगे तो जी नहीं पाएंगे, ये समस्या है। तो मैं यही सोचता हूं कि इन लोगों का ये जो विश्वास है, मैं इनफैक्ट मैं इस पोजीशन में हूं कि मुझे लगता है कि ईश्वर होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं, नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? दुनिया का भला करने के लिए? नहीं, इसलिए कि मैं देखता हूं, अगर आप इसको ऐसे समझो कि जन्म से पहले हम लोग सब मिट्टी हैं, जन्म के बाद हमारा शरीर मिट्टी हो जाना है। ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का पीरियड है, जो जीवन है, उसमें हमारे में कुछ है जिसको जान कहते हैं, है ना, प्राण कहते हैं। उस प्राण के कारण हम अपने होने को महसूस कर पाते हैं, और होने से ही सारा प्लेजर है, सारा पेन है ना? दुख भी इसी कारण से है कि आप हो, सुख भी इसी कारण से है कि आप हो। एक दिन आप नहीं रहोगे तो ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा आपके लिए। मैं सोचता हूं कि अगर एक बार मौका मिलता है किसी अ, मिट्टी को इंसान होकर के और जीने के लिए, एक बार, तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो इंसान नहीं बन पाते। कोई कुत्ता रह गया, कोई पौधा रह गया, और इनके कष्ट हैं, इनके बहुत कष्ट है। एक कुत्ते के जीवन का कष्ट आप समझिए। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ईश्वर नहीं होगा तो इनको इनके जीवन के कष्टों का भुगतान कौन करेगा? हु विल डू द डिवाइन जस्टिस?
आधे घंटे हो गए। तो ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं। तो चौथा फियर मेरा यही है, आई वॉन्ट द गॉड टू एग्जिस्ट बट अनफॉर्चुनेटली आई नो दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। इसमें आपको एथीस्ट थीस्ट की डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर नहीं है, कॉमन सेंस आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ईश्वर नहीं है। ठीक है, होना चाहिए, सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए ईश्वर, अच्छा लगता है ईश्वर, ईश्वर का होना सुकून देता है कि चलो एक इंसाफ होगा ऊपर जाके। बट एक मेरा डर है कि शायद ईश्वर नहीं। तो चार डर है मेरे, फियर ऑफ इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, फियर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, है ना, तीसरा फियर ऑफ लूजिंग मोरल ग्राउंड, और चौथा फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट गॉड। इस पर ब्लॉग भी लिखूंगा, थोड़ा सा थॉट्स को कंसोलिडेट कर लिया, अब इस पर ब्लॉग लिख दूंगा। ये अच्छा तरीका है, यहाँ याद करो, वहां जा करके ब्लॉग लिख दो। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक सुन पाए, मैं फिर 5 मिनट बोल के 30 मिनट बात की मैंने, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ।